एनआरसी, एनपीआर, सीएए, नागरिकता संशोधन कानून पर इतना बवाल क्यों? ये अपना आज का विषय है। इस कानून के विरोध में जनसैलाब क्यों उमड़ पड़ा? क्या यह कानून संविधान विरोधी है? मुस्लिमों को देश के बाहर खदेड़ने का यह षड्यंत्र है? एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का इतना डर क्यों? एनपीआर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पॉपुलेशन का ये छुपा एजेंडा तो नहीं है? एनआरसी की ओर बढ़ता एक कदम है। इन सब सवालों के जवाब हम आज के विषय में प्राप्त करने वाले हैं। हो सकता है आज का विषय थोड़ा अधिक समय तक चले। अगले हफ्ते वर्कशॉप होने के कारण लाइव लेने की संभावना नहीं है, इसीलिए एक ही लाइव में ये विषय मुझे कंप्लीट करना आवश्यक था। और इसलिए मित्रों, इसके सभी पहलू हम बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करने वाले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, हिंदी में हम इसको कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून 2019। लोकसभा में ये 10 दिसंबर को पारित हुआ, राज्यसभा में 11 दिसंबर को पारित हुआ, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति जी की इस पर सही हुई। इसका मतलब वो देश भर में लागू हो गया। लेकिन अभी तक ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इंप्लीमेंट करने के लिए जो नोटिफिकेशन भारत सरकार निकालती है वो अभी तक निकली नहीं है, इसलिए। लेकिन कानून लागू हुआ है। ये कानून 12 दिसंबर को सही माने में पारित हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की सही जब तक नहीं होती है तब तक वो कानून लागू नहीं होता है। लेकिन इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट 4 दिसंबर से ही शुरू हो गए, खास कर आसाम में, सेवन सिस्टर्स के एरिया में। जैसे ही ये कानून लोकसभा में आने वाला है, बाकी सब क्लियरेंस हो चुके हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हुई, देश भर में फैली, तो आसाम में इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर विद्यार्थी, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इसमें शामिल है। गुवाहाटी में, अगरतला में, त्रिपुरा में भी यह आंदोलन फैलते गया। 12 दिसंबर तक काफी यह आंदोलन फैल चुका था। ये जैसे ही कानून लोकसभा में पारित हुआ, उसी दिन से देश भर के कई जगह पर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। लेकिन सही माने में पूरे देश का ध्यान 15 दिसंबर के आंदोलन के बाद गया। जेएमआई, जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की, वहां पर शांत छात्र आंदोलन पर पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठियां चलाई, आंसू गैस का उपयोग किया, बैटन्स चलाए, इतना ही नहीं तो हॉस्टल में घुसकर लड़कों को, लड़कियों को मारा। लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स अभ्यास कर रहे थे, वहां जाकर दिल्ली पुलिस ने उनको पीटा। ये सब बातें जब देश भर में फैली, देश भर इसकी जानकारी मिली, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी जानकारी दे ना दे, लेकिन सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव है। इसकी जानकारी पूरे देश में फैलने के बाद बड़े पैमाने पर 10-11 यूनिवर्सिटीज में यह आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन पूरे देश में फैलते गया, क्योंकि धीरे धीरे बातें ऐसी बाहर आई कि वहां लड़कियों की प्रताड़ना की गई, लड़कियों के साथ में असभ्य भाषा में व्यवहार किया गया, उनको भला बुरा कहा गया, और यह सब पुलिस के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा हो रहा था। और लोगों को यह विश्वास था कि इन लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, जो भी हिंसा हुई है उसमें विद्यार्थियों का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, इसलिए पूरे देश में उनको सहानुभूति प्राप्त हुई। अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व होती गई और यह आंदोलन फैलते गया। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि यह आंदोलन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में जगह जगह इस कानून के खिलाफ मोर्चे निकलने लग गए, शांतिपूर्ण मोर्चे।
यूनिवर्सिटीज के छात्र सड़कों पर आने लग गए। ये आंदोलन का एक ज्यादातर हिस्सा बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन बीच बीच में कुछ हिंसाएं भड़की, कुछ राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान भी हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर छात्र, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, वैसा ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जेएमआई, वो कोई केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। उसमें 50% हिंदू शास्त्र है, हिंदू छात्र हैं। वहां भी हिंदू और मुस्लिम छात्र इकट्ठा आए थे। बाकी भी पूरे देश में जो आंदोलन हुए उसमें हिंदू और बाकी धर्मों के लोग भी बड़े पैमाने पर शरीक हुए। यह आंदोलन की विशेषता ये थी, इसमें ज्यादातर जहां मुस्लिम है, ऐसे आंदोलनों में भी हरे झंडे की बजाय तिरंगा झंडा, गांधी जी की प्रतिमा, अंबेडकर जी की प्रतिमा लेकर यह आंदोलन चल रहा है। इस ढंग का दृश्य भारत ने पहली बार देखा है कि एक धार्मिक समुदाय के लोग ज्यादातर इसमें दिख रहे हैं। उनकी पहचान शायद उनके कपड़ों पर से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे हो भी सकती है, लेकिन उनके हाथ में हरे झंडे के बजाय तिरंगा झंडा ज्यादा लहरा रहा है और महात्मा गांधी का और अंबेडकर जी का फोटो लेकर ये लोग चल रहे हैं। यही बात छात्र आंदोलन की भी थी। ये पूरे देश में जो आंदोलन फैलते गया, 15 दिसंबर के बाद खास तौर पर, अभी है आज की 29 तारीख, पूरे देश भर में यह आंदोलन फैल चुका है। अब तक 25 लोग इस आंदोलन में मारे गए। 18 लोग अकेले योगी जी के उत्तर प्रदेश में मारे गए। 5 लोग असम में मारे गए। मंगलुरु में 2 लोग मारे गए। अब खासियत देखिए इसमें, जो 25 लोग मारे गए, वो 18 लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए, वहां पर बीजेपी का राज है। असम में मारे गए, वहां पर एजीपी असम गण परिषद का राज है, लेकिन बीजेपी के साथ में ये राज है। वहां 5 लोग मारे गए। कर्नाटक में फिर से बीजेपी का राज आया है, वहां पर 2 लोग मारे गए। 25 के 25 लोग बीजेपी द्वारा संचालित पुलिस के ही राज्यों में मारी गई। आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, केरल से लेकर पूरे सारे देश में फैल चुका है। लाखों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, लेकिन बाकी जगह, सब जगह शांततापूर्ण आंदोलन चल रहा है। कोई हिंसक झड़पें नहीं है, कोई हिंसक घटनाएं नहीं है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चला, उसमें सभी लोग बड़े पैमाने पर शामिल हुए, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। ये भी इस आंदोलन की एक विशेषता हमारे ध्यान में आ रही है। समर्थन में भी मोर्चे निकलने लगने शुरू हो गए। विद्यार्थी परिषद द्वारा संचालित, बीजेपी द्वारा संचालित, बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा संचालित ये मोर्चे भी निकले समर्थन में, यानी इस कानून के समर्थन में, लेकिन उनका उतना प्रभाव दिखाई नहीं दिया। इसमें हिंसक घटनाएं कैसी हुई उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, सभी चीजें आपके बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आई हैं। बार बार सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक ये बातें आपके सामने आई हैं। कई बार ऐसे देखने को मिला कि पुलिस लोग खुद सीसी कैमरेज तोड़ रहे हैं, खुद ही आग लगा रहे हैं, और ये बातें पूरे देश में फैल चुकी है। ये भी देखने को मिला कि आंदोलन के विरोध में एक गुट आंदोलन कर रहा है, दूसरी ओर दूसरा एक गुट आता है जो पत्थर फेंकता है, उनके हाथों में पिस्तौल भी है। तो भाई, ये आंदोलन के खिलाफ खड़ा होने वाला, उन पर पत्थर फेंकने वाला, हाथों में पिस्तौल लेकर खड़ा होने वाला, ये दूसरा कौन सा है? ये भी सब संशोधन का और जांच का विषय है।
तो इसलिए कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का जो हमको एक चरित्र दिखता है वो इस ढंग का है कि भाजपा शासित जो प्रदेश है वहां पर हिंसक आंदोलन है, भाजपा शासित जो प्रदेश नहीं है वहां अहिंसक आंदोलन है। ये तो हमको इस प्रोटेस्ट की एक विशेषता दिखाई दी, ये चरित्र दिखाई दिया। इसका मतलब हम क्या निकाले ये हमको तय करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये विरोध क्यों है, किस लिए इतना बड़ा आंदोलन इस देश में हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर इसमें लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जवान लोग हैं, विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बाकी जनता भी है। ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन जितने मुस्लिम हैं उतने ही हिंदू भी है, बाकी धार्मिक लोग भी है। ऐसा एक अनोखा आंदोलन इस देश को अभी देखने को मिल रहा है। ये विरोध क्यों है? विद्यार्थी कहते हैं कि ये संविधान को बचाने के लिए आंदोलन है। विद्यार्थी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए आंदोलन है। भाई ये क्या प्रकार है? क्यों संविधान बचाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत आ गई? भारतीय सभ्यता ये क्या प्रकार है जिसको बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है? और मुझे लगता है इसीलिए भारतीय सभ्यता का झंडा जिन्होंने पूरे दुनिया में ऊंचा किया, वो स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में जो धर्म संसद में भाषण हुआ, वो हमने समझ लेना चाहिए। शायद हमें हमें हमारा ही भारत ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। वैसे भी हिंदू लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मैं भी हिंदू हूं, हिंदू लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुओं का झंडा पूरे दुनिया के सामने स्वामी विवेकानंद जी ने ऊंचा किया। इसलिए उनका भाषण हिंदुओं के लिए भी महत्व का है। और जो अपने आप को भारतीय समझता है, मैं अपने आप को भारतीय ज्यादा समझता हूं हिंदू से, उनके लिए भी बहुत गर्व की बात होने वाला यह भाषण है। शिकागो में 1893 में यह भाषण हुआ, धर्म संसद थी। तब स्वामी विवेकानंद जी की उम्र केवल 31 साल की थी, 31 ईयर्स की थी। और अभी इस भाषण को 125 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमको भारत को समझने के लिए यह भाषण महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। ये हिंदी भाषांतर मैं आपको सुना रहा हूं। हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। ये वाक्य बहुत महत्व के वाक्य इस व्याख्यान से मैंने लिए हैं, इसलिए मैं उनको रिपीट कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं, यानी हिंदू धर्म से हूं, जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां यानी भारत में शरण दी है। फिर आगे वे कहते हैं कि कैसे सताए यहूदियों को हमने शरण दी, पारसियों को कैसे हमने अपना बना लिया। आगे, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हटने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। फिर से मैं वाक्य रिपीट करूंगा, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हटने
कट्टरता, सांप्रदायिकता के भयानक वंशजों के धार्मिक हठ ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई, कितने देश मिटा दिए गए। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में जाकर धर्म संसद में कहते हैं, पूरे दुनिया की बात करते हैं, सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हठ लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़कर इन चीजों ने रखा है। उन्होंने यानी सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हठ इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुए, कितने देश मिटा दिए गए। फिर आगे वे कहते हैं, यदि एक खौफनाक राक्षस कौन सा? सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हठ। यदि एक खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता। अगर ये सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हट जैसे खौफनाक राक्षस अगर पूरे दुनिया में नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता। 1893 में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनकी आशा है, लेकिन अब इनका वक्त पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा। 125 साल हो गए, फिर भी ये सवाल बेकरार है। आज जो पूरे आंदोलन देश में निर्माण हुए, क्या उसमें सांप्रदायिकता, कट्टरता, धार्मिक हठ इनका कोई हिस्सा है? हमको जांचने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद का नाम जो बार बार लेते हैं, क्या उन्हीं के द्वारा ऐसा हो रहा है? और इसलिए इस देश के छात्रों को कहना पड़ता है कि संविधान बचाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। भारतीय सभ्यता बचाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमने समझने की आवश्यकता है। हालांकि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वो भारतीय सभ्यता है, वो भारतीय संस्कृति है। चाहे उसको आप हिंदू संस्कृति कहे, भारतीय संस्कृति कहे, ये हमारी सभ्यता क्या हमें अभी दिखाई दे रही है? मित्रों, इतना ही नहीं तो मुझे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ओर भी आपका ध्यान खींचना है, क्योंकि ये विद्यार्थी कह रहे हैं हम संविधान को बचाना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखी गई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये शुरुआत के वाक्य बहुत महत्व के हैं। हम भारत के लोग, ये भारत किसने बनाया? हम भारत के लोग, जो भारत में पैदा हुए वे सभी भारत के लोग। इसमें कहीं धर्म का उल्लेख नहीं। हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये देश भारतीय लोगों ने निर्माण किया, उन्होंने ही अपने आप को समर्पित किया। बंधुता, समता, लिबर्टी, न्याय, ये इसके आधार है। इसमें शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हालांकि 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए हैं, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है जो प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है। क्यों विद्यार्थियों को ऐसा कहना आवश्यक लग रहा है कि हम संविधान बचाने के लिए इस ढंग की रैलियां पूरे देश में निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? भारतीय सभ्यता बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैंने संविधान की प्रीएम्बल भी आपके सामने रखी है और जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं वो स्वामी विवेकानंद की भी भारतीय सभ्यता की बात आपके सामने रखी है। अब मित्रों, हमारे देश में जो आंदोलन हो रहे हैं, सबसे पहले विद्यार्थी आंदोलन बड़े पैमाने पर देश ने कब अनुभव किया? स्वतंत्रता के बाद। 1973 के आसपास गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। यह यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आंदोलन शुरू हुआ। गुजरात में जो चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में काफी असंतोष था, भ्रष्टाचार के बारे में काफी चर्चा थी, उसके खिलाफ ये विद्यार्थी खड़े हो गए। हालांकि उस वक्त कांग्रेस का राज था। बड़े पैमाने पर पुलिस तंत्र का उपयोग हुआ। जयप्रकाश नारायण पूरे देश में एक नेता कर ख्यात नाम थे। वो सर्वोदय के साथ अब जुड़ चुके थे। स्वतंत्र आंदोलन के एक समय में वो सेनानी थे और एक शांतिपूर्ण अपना काम कर रहे थे। जब पुलिस की बर्बरता बड़े पैमाने पर बढ़ने लग गई, यह आंदोलन का दमन करने के लिए पुलिस का बड़े पैमाने पर उपयोग होने लग गया। आंदोलन भड़कते गया और इस आंदोलनकारी छात्रों ने नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया। फिर आंदोलन का चरित्र पूरी तरह से बदल गया। जयप्रकाश नारायण पूरे देश में एक बहुत बड़े नेता थे। इंदिरा गांधी जी का राज था। इंदिरा जी को वो अपनी पुत्री मानते थे, इंदु कहते थे। दोनों के बहुत अच्छे एक जमाने में संबंध थे। परिणाम ऐसा हुआ कि इस आंदोलन का चिमन भाई पटेल को रिजिग्नेशन देना पड़ा, मुख्यमंत्री बदले। यह आंदोलन फिर देश भर में फैलता गया। बिहार में शुरू हुआ। बिहार में अब्दुल गफूर नाम के मुख्यमंत्री थे। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसा मानकर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। बिहार के ही जयप्रकाश नारायण होने के कारण यह आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ही करने लग गए और यह आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैला। मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं। पहले से तरुण शांति सेना, जयप्रकाश नारायण का जो संगठन है, उससे 1970 से मैं जुड़ चुका था और इसी जयप्रकाश नारायण जी के ही नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैलने लग गया। तो नेचुरली हम हिस्सा थे, सभी तरुण शांति सेना वाले लोग। मैं भी था। मैं महाराष्ट्र में तब ज्यादातर काम करता था, लेकिन इस आंदोलन के लिए देश के कुछ हिस्सों में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पूरे देश में फैलने के बाद में इंदिरा जी बहुत डर गई।
हालांकि इंदिरा जी में और जयप्रकाश नारायण में बहुत नजदीक के संबंध थे। जयप्रकाश नारायण और प्रभावती उनकी पत्नी, इनको कोई बच्चा नहीं था। वो इंदिरा को अपनी पुत्री मानते थे। उन्होंने अपनी गोद में इंदिरा जी को खिलाया भी था, पिलाया भी था। ऐसा एक रिलेशन था उनका। लेकिन जब लाखों का जनसैलाब रास्तों पर आना शुरू हो गया, आंदोलन का चरित्र पूरी तरह से गांधीयन था, अहिंसक था। इस आंदोलन का नारा था, हमला जैसा चाहे हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन शांति से आंदोलन करेंगे, वगैरह वगैरह, ये हमारे नारे थे उन दिनों में। पूरी तरह से पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग रास्ते पर आ रहे। धीरे धीरे यह आंदोलन केवल विद्यार्थियों तक, जवानों तक सीमित नहीं रहा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन है कर कर उसमें सभी लोग शामिल होते गए। खास कर कर आरएसएस के और जनसंघ के लोग बड़े पैमाने पर उसमें शामिल हुए। तब ये जनसंघ का जो युवा मोर्चा था, उसके प्रमोद महाजन और धर्मचंद चौरड़िया नाम के महाराष्ट्र के नेता लोग थे, वो भी इस आंदोलन के हिस्सा थे। उनका युवा संगठन भी इस आंदोलन का हिस्सा था। हम सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे। इंदिरा जी ने गलत ढंग से इस आंदोलन को टैकल किया। हालांकि जयप्रकाश नारायण के साथ में वह ठीक ढंग से संवाद कर पाती। 71-72 के युद्ध के कारण, जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ, इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार वगैरह मानने लग गए थे लोग। वो बहुत ही ताकतवर प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। शायद जाने अनजाने में थोड़ा सा अहम भी उनमें आ गया था, और उन्होंने गलत ढंग से इस आंदोलन को टैकल किया। मैं इतिहास क्यों बता रहा हूं? ये इतिहास से मोदी जी या शाह जी सीखेंगे, ये मेरी अपेक्षा नहीं है। लेकिन इसी इतिहास का वो एक जमाने में हिस्सा थे, ये उनको याद दिलाना भी आवश्यक है। इंदिरा जी ने गलत ढंग से इस आंदोलन को टैकल किया। बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, वो शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाला जो फोर्स होता है, उसका उपयोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले जनता के खिलाफ किया। परिणाम ऐसा हुआ, जयप्रकाश नारायण की कई सभाओं का मैं हिस्सा रहा हूं। 5-5 लाख की सभाएं होती थी। मैंने स्टेज पर से अनुभव किया है। अनाउंस करने के लिए मैं स्टेज पर घुस जाता था। नया नया वक्ता था, बोलने का अवसर तो मिलना पॉसिबल नहीं था, कम से कम अनाउंस तो करे। तो अनाउंस करने के लिए घुसने के बाद में जब देखता, तो जिधर उधर पब्लिक के अलावा कुछ दिखता नहीं। जितनी नजर जाती है केवल पब्लिक है। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं, 5-7 सभाएं तो भी मैंने अटेंड की है। जयप्रकाश जी 3 घंटा बोलते थे। इंदिरा गांधी जी को इंदू इंदू कर कर बोलते थे, अपने उनके रिलेशन कहते थे, उनको कैसा पे गोदी में बिठाकर वो खेलते थे, ये बातें कहते थे। रोते भी थे इंदू का नाम लेकर। लेकिन इंदू जी ने उनके खिलाफ जिस ढंग से इस आंदोलन को हैंडल किया, परिणाम ऐसा हुआ, बाद में इमरजेंसी आई। इमरजेंसी के बाद में पूरी तरह से सत्ता बदल हुआ, और पहली बार कांग्रेस बुरी तरह से पूरे देश में पिट गई। जनता पार्टी का राज आया। इसमें अटल जी, अडवाणी जी मंत्री बने। जो 2 केवल एमपी कभी कभी चुनकर आते थे, ऐसी पार्टी महाराष्ट्र में भी करीबन कोई अस्तित्व नहीं है इस पार्टी का। ऐसे जनसंघ पार्टी जयप्रकाश नारायण के साथ आने के बाद में, जो केवल शेठजी भट्टजी की पार्टी मानी जाती थी, वो पार्टी पवित्र हो गई। उस पार्टी को, क्योंकि जनता पार्टी में यह पार्टी शामिल हो गई, विलीन हो गई कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 2.5 साल तक ये गवर्नमेंट चला। फिर आरएसएस में दोनों तरह की सदस्यता होती है, इसका एक इश्यू बनाकर ये गवर्नमेंट टूट गई। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं। ये गवर्नमेंट को बचाने का काम करने की क्षमता जयप्रकाश नारायण में बची नहीं थी। वे डायलिसिस पर थे, मृत्युशैया पर थे, ऐसा बोले तो ज्यादा अच्छा है। लोगों को कंट्रोल करने का जो उनका सामर्थ्य था, वो उनमें बचा नहीं था।
और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि जनता पार्टी बिखर गई और फिर से ये गवर्नमेंट ढहने के बाद में इंदिरा जी की गवर्नमेंट आई। बीच में थोड़े बदलाव हुए। फिर मैं ये आपके सामने क्यों रख रहा हूं? ये देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें करोड़ों लोगों का जनसैलाब शामिल हुआ था और जिसकी शुरुआत विद्यार्थी आंदोलनों से हुई थी। पहली बार ये सत्ता बदल हुआ, सत्ता में बदलाव हुआ, केंद्र की सत्ता में, स्टेट्स की सत्ता में बदलाव हुआ। उसके बाद में बड़े बड़े नेता उसमें से खड़े हो गए इस आंदोलन से। बीजेपी बाद में बनी उसी में से, और एक बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर बाहर आई। ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन है, ये आगे चलकर संपूर्ण क्रांति आंदोलन कर कर उसका रूपांतरण हो गया था। हम युवकों को सही में लगता था कि इसमें से क्रांति संभव होगी, एक नया बदलाव इस देश में शुरू होगा। लेकिन फिर जगह पर चीजें आई। इसमें से कोई बदलाव हुआ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। केवल कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पूरे देश में जो एक निरंकुश सत्ता थी, उसमें बदलाव हुआ। नई नई क्षेत्रीय पार्टियां इसके कारण बाद में उभरी। बड़े पैमाने पर बहुजन लोग सत्ता में या फिर पार्टी पॉलिटिक्स में शामिल हुए। विद्यार्थी पार्टी पॉलिटिक्स में बड़े पैमाने पर शामिल हुए। अलग अलग जातियां, मंडल आयोग के बाद में और ज्यादा अलग अलग जातियां इसमें शामिल होती गई। ये सब बाद में देश का एक टोटल पॉलिटिकल चरित्र बदलने के लिए आंदोलन बहुत महत्व का रहा। इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। उसके बाद का सबसे बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा हुआ 2011 में, अन्ना हजारे के नेतृत्व में। यह आंदोलन की शुरुआत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कर कर शुरू हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की संस्था ने इस आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन में भी देश भर के विद्यार्थी, यंग जनरेशन, यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियां शामिल हुए। आम जनता भी शामिल हुई। यहां भी आरएसएस के और बीजेपी के लोग, जैसे जयप्रकाश नारायण आंदोलन में वो शरीक हुए थे, बड़े पैमाने पर शरीक हुए थे, पूरे ताकत से शरीक हुए थे, और उसके कारण वो बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ गए, पवित्र भी हो गए। शेरजी भट्टी की पार्टी आम जनता की पार्टी बनी। उसके बाद ही सही माने में बड़े पैमाने पर बाकी जातियों के लोग बीजेपी में शामिल होते गए। अब तो ये बड़ी पार्टी थी। ये पार्टी ने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन का उपयोग कर लिया बोलिए, या फिर आंदोलन का समर्थन किया बोलिए। परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी है, ये प्रतिमा खड़ी हुई। इस वक्त इस आंदोलन को दमन से हैंडल करने की गलती कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन अपनी प्रतिमा संभालने की भी वो जो कसरत कर सकते थे वो नहीं कर पाए। शायद वो इस आंदोलन को आंक नहीं पाए, ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। परिणाम ऐसा हुआ कि कांग्रेस, जिसने इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया था, इसके बावजूद एक भ्रष्टाचारी प्रतिमा ये लोगों के दिमाग में पूरी तरह से चिपक गई, और उस कारण ना 14 में 2014 में मोदी जी का उदय हुआ। लोगों ने कांग्रेस भ्रष्टाचारी है ऐसा मानकर विकास पुरुष मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। पहला जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, ये भी गांधीवादी व्यक्ति का आंदोलन था। उसका भी फायदा आरएसएस और जनता पार्टी, तब के भाजपा ने उठाया। भाजपा बाद में बनी है, भाजपा ये नाम बाद में आया है, जनसंघ था। और अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे भी अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, उनके आंदोलन का तरीका भी पूरी तरह से गांधीवादी है। ये दोनों गांधीवादी नेतृत्व वाले आंदोलनों के कारण बीजेपी यहां तक पहुंची और इतना बड़ा देश में जन समर्थन पाया,
और इतनी एक सशक्त सरकार बन पाई। हम जानते हैं कि दोबारा अभी वो सरकार चुनकर आई है और अभी ये आंदोलन शुरू हुआ है, तीसरा विद्यार्थी आंदोलन। ये दोनों आंदोलनों में और ये आंदोलन में एक फर्क है कि इस आंदोलन को कोई नेता नहीं है। वैसे देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण ये कोई पार्टी के व्यक्ति नहीं थे, अन्ना हजारे भी किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं थे। ये दोनों स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता थे। जयप्रकाश नारायण एक जमाने में पार्टी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन ज्यादा समय तक वे नहीं रहे। अन्ना हजारे पार्टी पॉलिटिक्स में कभी थे नहीं। लेकिन अभी जो विद्यार्थी आंदोलन शुरू हुआ है, ये भी आंदोलन शांतिपूर्ण निकलने का इसका चरित्र है। नारे हैं, तिरंगा है, गांधी जी की और अंबेडकर जी की तस्वीरें हैं। इसका कोई नेता न होने के कारण ये जो ज्वालामुखी है, असंतोष है, इस कारण ये आंदोलन है। और असंतोष हमेशा ज्वालामुखी होता है, कब फट पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए डेंजरस भी है। इसको अगर सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया, इंदिरा जी ने गलतियां की, उस ढंग की गलतियां अगर की गई तो शायद इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसलिए ये आंदोलन शांतिपूर्ण हो, ये जिम्मेदारी जैसे आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों की है, जनता की है, उसी प्रकार सरकार के भी है। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां पर है, वहां पर आंदोलन के लिए सहानुभूति होने के कारण पुलिस अलग ढंग से इस आंदोलन को हैंडल करती है, वह हिंसा नहीं भड़कती है। और फिर बीजेपी शासित प्रदेशों में हिंसा भड़कती है। अब मित्रों, ये हमने पार्श्वभूमि देखी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। उस समय जो भी लोग भारत में रहते थे, उन सबको धर्म के आधार पर नहीं, किसी भी भेदभाव के बगैर नागरिकता दी गई, बोलिए या मानी गई बोलिए। जो भी इस देश में रहने वाले हैं, उन सभी को नागरिकता मानी गई, अनुच्छेद 26, 27, 28, 29 के अनुसार। उसके बाद में 1955 में पहली बार सिटीजन एक्ट आया। यह सिटीजन एक्ट आया था खास कर पार्टीशन के बाद में इधर उधर जो लोग हुए थे, जिनको शरणार्थी कहा जाता था, उनको ध्यान में रखकर कि जो पहले भारत था, यानी पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वहां से आने वाले जो भी लोग हैं, तो 1955 में जिनको 7 साल हुए हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। और दूसरे देशों से जो लोग आए हैं, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, वो अगर 11 साल से इस देश में रहते हैं और अपने 11 साल से यहाँ रहते ये सिद्ध कर पाते हैं, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ऐसा माना जाता गया। इस ढंग का ये एक्ट था। तो 1955 में पहली बार ये सिटीजनशिप का एक्ट आया, जिसको सीए कहते हैं। 2003 में जब बीजेपी सरकार थी, उन्होंने इसमें सुधार किया और जो इलीगल घुसपैठियां हैं उनको नागरिकता नकारना तय किया। यानी 1955 में जो सिटीजन एक्ट आया वो कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में आया, उसमें बीजेपी की सरकार सुधार करती है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बगैर आए हैं या फिर जिनका वीसा या जो भी परमिशन भारत सरकार ने दी थी वो एक्सपायर होने के बाद भी इस देश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स माना गया। और ऐसे जो घुसपैठियां हैं, इनको नागरिकता नकारने का प्रावधान इसमें शामिल हुआ। ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करने का, यानी देश के बाहर उनके जो भी उनका देश है उसमें भेज देने का या जेल में ठूसने का प्रावधान इसमें शामिल था। इन लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं था। जो इलीगल इमिग्रेंट शामिल यानी साबित होते हैं,
उनको नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं, उनके बच्चों को भी ये अधिकार नहीं। इस ढंग की व्यवस्था 2003 में बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, यानी बीजेपी गवर्नमेंट के समय में ये सुधार हुआ। और इतना ही नहीं तो एनसीआर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर निर्माण करने का निर्णय भी लिया गया। यानी कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये सब जो है बवाल बबी मच रहा है, कांग्रेस ने ठीक ढंग से काम नहीं किया इसलिए वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी शुरुआत बीजेपी गवर्नमेंट के जमाने में हुई। एनसीआर की कल्पना भी बीजेपी गवर्नमेंट ने कानूनन लागू करने का प्रयास किया, वैसा निर्णय लिया, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और फिर अभी जो 12 दिसंबर 2019 को ये जो सीएए लागू हुआ, उसके बारे में मैंने शुरुआत में ही आपके सामने बात रखी है। इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है वो भी आपके ध्यान में लाकर देंगे। 31 दिसंबर 2014 तक जो भी घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए यानी कौन? इलीगल इमिग्रेंट्स। ये इलीगल इमिग्रेंट्स कौन? जो लोग कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के बगैर इस देश में आए हैं, या फिर जिनका वीसा एक्सपायर होने के बाद भी इस देश में रह रहे हैं, ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको घुसपैठिए कहा गया। ये जो घुसपैठिए हैं उनमें से 6 धर्मों के हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, सिख, इनको पात्र ठहराया गया। यानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं, 31 दिसंबर 2000 तक जो लोग इस देश में पहले आ चुके हैं और कम से कम 5 साल का रेसिडेंस यहां उनका है, इसका प्रूफ देते हैं। अभी 2014 जो 31 दिसंबर के पहले जो आएगा उसको 5 साल हो ही जाते हैं, तो उसको मिल जाएगा सिटीजनशिप, नागरिकता मिलेगी। ये इस ढंग का कानून है। और इस कानून के पारित होने के साथ साथ खुद गृह मंत्री शाह जी ने कहा है कि इनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी, केवल उनको आवेदन देना है, कोई पत्र वगैरह, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है, केवल वो 5 साल से यहां रह रहे इतना साबित कर देते, बस उतनी बात होगी, बात खत्म, उनको नागरिकता मिल जाएगी। किन किन को? ये 6 धार्मिक लोगों को, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, सिख लोगों को। लेकिन उसमें एक विशेषता है। कहां से आए हुए इमिग्रेंट्स को? 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। केवल ये प्रावधान जो है, ये सुविधा जो है कि 5 साल का रेसिडेंस प्रूव होते ही आपको नागरिकता मिल जाएगी, बाकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए ये 6 धर्म के लोगों के लिए ये प्रावधान है। इसलिए इसमें मुस्लिम लोगों को छोड़ दिया है। भारत में पहली बार किसी कानून में धर्म के आधार पर निर्णय लिया गया है। जनरल कानून में धर्म के आधार पर निर्णय लिया गया है, ये पहली बार हुआ है। शाह ने वार्तालाप में कहा कि इनको कोई कागज नहीं देने पड़ेंगे, लागू होते ही उन्होंने आवेदन किया तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। उनको केवल रहिवास, अपना यहां रहते हैं, ये केवल 5 साल से रहते हैं, इतना केवल सिद्ध करना है। किन लोगों को? जिनको रिलीजियस परसिक्यूशन झेलना पड़ा या फिर फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन है, यानी धार्मिक तकलीफें जिनको होती है, धार्मिक छल जिसको कहते हैं, ऐसे धार्मिक उत्पीड़न जिनका होता है या फिर जिनका धार्मिक उत्पीड़न होने का भय है, ऐसे जो भी लोग इन 3 देशों में से भारत में आए हैं, 5 साल से यहां रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये 6 धार्मिक लोगों को। इस ढंग का ये कानून है। अब ये कानून की जैसी ही जानकारी लोगों को प्राप्त होने शुरू हुई, वैसे कुछ सवाल खड़े हो गए। भाई, पहली बार धर्म के लोगों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है?
जनरल कानून जो होते हैं उसमें कैसा होता है कि जो भी 5 साल से 31 दिसंबर 2014 तक के पहले जो लोग आए, 5 साल से रेसिडेंस जिनका अप्रूव होता है और सरकार जिनको योग्य समझती है उनको नागरिकता दी जाएगी। ये जनरल कानून का प्रारूप होता है। इस देश से आए, ये 6 धार्मिक लोग हैं तो ही, ये बेसिकली ये क्यों हुआ? इसमें मुसलमान क्यों छोड़े गए? अब इसका जवाब सब लोगों ने दिया है, बीजेपी के लोगों ने। उनको अपना देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश ने भी अपने बाद में अपने आप को मुस्लिम प्रोमिनेंट देश सिद्ध बोला है। ऐसे कई देश है। नितिन जी गडकरी जी ने तो कहा कि ऐसे पूरे दुनिया में बहुत देश है, वो जाए अलग अलग देशों में, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन ये 6 धर्मों के जो लोग हैं उनको कोई अपना खुद का देश नहीं है, इसलिए उनको भारत में शरण दी जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण आपको याद आता होगा। नितिन जी गडकरी और मैं दोनों एक जमाने में छात्र थे, तब मित्र बहुत अच्छे थे और स्वामी विवेकानंद जी का बहुत हम मानते थे। और मैंने डेलिबरेटली आपको स्वामी विवेकानंद जी का पूरा भाषण आपके सामने रखा, सुनाया। उसके पीछे का वही कारण था, हम सबको पनाह देते हैं, ऐसा कहने वाले स्वामी विवेकानंद जी की भारतीय सभ्यता, उसी स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेने वाले हम जाहिर तरीके से कहते हैं मुस्लिम लोगों को अपने अपने देश में जाएंगे, वो अपने देश में, इन लोगों को हम यहां पर शामिल करेंगे, मुस्लिमों को नहीं करेंगे। अब फिर सवाल खड़ा होता है कि श्रीलंका से तमिलनाडु में 1,02,55 शरणार्थी आज भी है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मोदी जी को पत्र लिखा है कि 30 साल से ये लोग हमारे देश में रह रहे हैं, शरणार्थी रह रहे हैं, तमिलनाडु में हैं, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई, क्योंकि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र को होता है। फिर सवाल खड़ा होता है कि म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान इस देश में आ रहे हैं, उनका भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, धार्मिक उत्पीड़न है। उन लोगों को भारत सरकार वापस भेज रही है, वहां वे मारे जाते हैं ये जानकर भी वापस भेज रही है। ये भेदभाव क्यों? पाकिस्तान से अहमदियाज, ये अहमदियाज जो है, जिनको हम मुस्लिम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग उनको मुस्लिम मानने को तैयार नहीं है। उनको मारा जाता है, खदेड़ा जाता है। उनमें से काफी लोग भारत में आए हैं, उनका क्या? अफगानिस्तान में से हजाराज है, तालिबान ने तो इन हजाराज लोगों को चुन चुन कर मारा है, आज भी मार रही है। उनका क्या? नहीं, उनके लिए भारत के बॉर्डर्स बंद। तिबेट से बुद्धिस्ट आए हैं, आ रहे नहीं है, आए हैं, 50-60 से है, 1950 1952 60 में आए हैं, हजारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में भी कह सकते हैं। वे आज भी शरणार्थी है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, इतने सालों से रह रहे हैं, बुद्धिस्ट है, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। भारत सरकार ने केवल उनको शरण दी है। नेपाल भूटान से सटकर है, नेपाल है, भूटान है, दोनों देश भारत को सटकर है, बॉर्डर्स खुली है दोनों देशों की। नेपाल के कई लोग बड़े पैमाने पर भारत में रह रहे हैं, पीढ़ियों से भारतीय घरों में काम करते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। वो है, यहां पर है, शरणार्थी बोलिए उनको, कुछ भी बोलिए। ऐसा ये कानून भेदभाव करने वाला है। इसलिए
ये कानून भेदभाव करने वाला है और मुस्लिमों को टारगेट करने वाला है, ऐसा लोगों को प्रतीत होता है। पूरे दुनिया में ये मैसेज गया है, और केवल दुनिया में ये मैसेज गया ऐसा नहीं है, तो भारतीय मुस्लिमों में भी ये मैसेज इसी ढंग से फैला है कि ये मुस्लिमों को टारगेट करने वाली सरकार है। ये सरकार का उद्देश्य ही मुस्लिमों को टारगेट करना है। ये इस कारण भी बड़े पैमाने पर असंतोष पूरे देश में फैला है। ये असंतोष केवल मुस्लिमों में फैला नहीं है, तो ये सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी भावना है, प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके आधार पर खड़ी है, उसके खिलाफ ये सरकार का कदम है। धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला कदम है। बाकी देशों को एक्सक्लूड करता है, ये भी भेदभाव करने वाला कदम है। ये मैसेज पूरे भारतीयों में भी फैल चुका है, और ये कट्टरपंथी सोच का परिणाम है, धार्मिक हठीपन का परिणाम है। ऐसा भी ज्यादातर भारतीयों को, जिनको ये भारत सेक्युलर होना चाहिए ऐसा आग्रह से लगता है, जो बंधुता को बहुत महत्व देते हैं, उन सभी को लगता है। हालांकि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये कानून अच्छा है। भाई, हम थोड़ा ही किसी को बाहर कर रहे हैं, बाहर के जो लोग आए हैं उनको पूरी तरह से परमानेंटली अंदर लेने की बात हम कर रहे हैं, बस इतनी बात। ऊपर से बहुत अच्छा कानून लगता है। हम क्या कर रहे हैं कि जो लोग पहले आए हैं, किसी कारण से आए हैं, खासकर धार्मिक तकलीफों के कारण आए हैं, उत्पीड़न के कारण आए हैं, उन लोगों को हम भारत में सम्मान पूर्वक उनको नागरिकता देकर जगह दे रहे हैं। इसमें ऊपरी तौर पर दिखता है ये तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये स्वागत योग्य कदम के परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में कुछ लोगों ने शंकाएं व्यक्त की। पाकिस्तान में 3% हिंदू है, बांग्लादेश में हिंदू है, अफगानिस्तान में भी कुछ प्रतिशत हिंदू है। वहां उन हिंदुओं का उत्पीड़न बढ़ेगा। जैसे हाँ, हमारे बीजेपी के कई नेता लोग बीच बीच में कह देते हैं भारतीय मुसलमानों को, जाओ तुम्हारा पाकिस्तान है, उधर जाओ, क्यों यहां रहते हो। टेररिस्ट प्रज्ञा सिंह भी इस ढंग से सवाल करती है, बोलती है जाहिर तरीके से, टीवी से हर जगह पर हमको सुनाई देता है। उसी ढंग से पाकिस्तानी लोग कहेंगे, अफगानी लोग कहेंगे। वहां भी तो कट्टरपंथी है, केवल हमारे यहां थोड़ी कट्टरपंथी है, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी है। वहां के भी लोग कहेंगे उनको, जाओ तुम्हारा देश है, भागो उधर। यानी इस कानून के बाद उसमें से हमने मुस्लिम लोगों को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि मुस्लिम लोगों के खुद के देश है, वो वहां जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनको यहां रखने की क्या आवश्यकता है। इतना हमारा बड़ा दिल है, स्वामी विवेकानंद का नाम लेने वाले हम लोग बड़ा बड़ा नाम लेंगे, बड़े बड़े फोटो लगाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाकर कहेंगे कि हम सबका स्वागत करते हैं, सबको स्वीकारते हैं भेदभाव के बगैर, और हम कहेंगे उनके देश है। क्यों, तब ब्रिटिशों के देश नहीं थे? 1890 की ये बात है। परिणाम ऐसा होगा कि इन देशों में हिंदुओं का उत्पीड़न बढ़ जाएगा। इसके बारे में हमने नहीं सोचा। भारत की गुप्तचर संस्थाओं ने, एनआईए है, रॉ है, इन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि ये कानून के बाद में इनफिल्ट्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। जो भी इन देशों की गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनके लोग आसानी से भारत की नागरिकता पा जाएंगे इस कानून के बाद में। मित्रों ने ये कानून इस ढंग से क्यों तैयार किया, इसके पीछे की सोच क्या है? जो ऊपरी ऊपरी दिखता है उस पर किसी का विश्वास नहीं है,
कि इसमें सद्भाव है, ऐसा किसी को नहीं लगता है। क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं, एक आसाम में जो हुआ और दूसरा बीजेपी के बारे में जो लोगों का मत है वो। इस कारण यह अविश्वास निर्माण हुआ है। आसाम में क्या हुआ, एनआरसी, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर जिसको कहते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले आपको जानकारी दी थी कि 2003 में यह निर्णय लिया गया। ये पहली बार भारत सरकार ने असम के लिए निर्माण किया। घुसपैठियों का पहले से बहुत प्रॉब्लम था आसाम में, कई सालों से, यानी अंग्रेजों के जमाने से अलग अलग बाहर के प्रांतों के लोग आ रहे थे। इस एरिया में प्रमुखता से आसाम और बाकी सभी सेवन सिस्टर्स के एरिया में, ये सब जनजाति के एरियाज है, ट्राइबल्स एरिया है। पुराने पाकिस्तान से बहुत बड़े पैमाने पर लोग आकर बस गए थे, बंगाल से लोग आकर बस गए थे, बंगाल यानी अभी का हमारा बंगाल, वहां से लोग आकर बस गए थे। और वहां का जो ओरिजिनल संस्कृति, उस पर यह आक्रमण था, वहां के जमीनों पर इनका आक्रमण होता था और इसलिए वहां काफी सालों से असंतोष था। खास करके जब बांग्लादेश युद्ध हुआ तब 71 में और 72, इस सब अवसर पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से मुस्लिम भी आए, हिंदू भी आए। तब मैं खुद बॉर्डर पर था जब युद्ध शुरू हुआ। तरुण शांति सेना का एक कैंप लगा था कलकत्ता में और बड़े पैमाने पर रिफ्यूजीज आ रहे थे, करीबन 2 करोड़ रिफ्यूजीज भारत में आए थे तब। तो हम उनकी सेवा के लिए बॉर्डर पर बंगाल के बनगांव नाम का एक गांव है जो करीबन 3-4 किलोमीटर दूरी पर था बॉर्डर से, वहां रहकर उनकी सेवा करते थे। तब हमने बांग्लादेश में जो सैनिक है वो कैसे वहां के बांग्लादेशी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन पर कैसे अत्याचार करते बहुत नजदीक से देखा है। यानी लोग आए हैं, मेरे तरफ जिम्मेदारी थी कि आने वाले लोगों को पूछे कि आपने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, उसके आधार पर उनको उनका खाना देना है ये तय करते थे हम। तो कई बार खाना खाने के बाद लोगों को मरते हुए मैंने देखा है। पेट में अगर 15 दिन से कुछ नहीं है और आप थोड़ा हेवी खाना खाएंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। लोग झूठ बोल देते थे कि उनको लगता था कि अगर हम बोलेंगे कि 15 दिन से खाना नहीं खाया तो हमको बहुत हल्का फुल्का खाना मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो ऐसा झूठ बोल देते थे और खाकर मरते थे। वहां पर हमने जो मेडिकल कैंप्स लगे थे उसमें कई स्त्रियों के वक्षस्थल काटे गए हैं, उनके योनियों में संगिनी घुसेड़ी गई है। ऐसे कई दृश्य हमने देखे। ना इसमें कोई भेदभाव था कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, हिंदुओं पर भी वही अत्याचार था, मुस्लिमों पर भी वही अत्याचार था। और ये सभी लोग वापस नहीं गए। युद्ध होने के बाद में, बांग्लादेश स्वतंत्र होने के बाद में सभी लोग वापस नहीं गए, उसमें से काफी लोग आसाम में भी रहे। तो बांग्लादेश युद्ध के बाद में जो रहे उनकी भी समस्या और बढ़ गई। 1979 में आसू नाम का एक जो अखिल आसाम छात्र संघ था, उनका आंदोलन शुरू हुआ। 6 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। 6 साल के आंदोलन ने इतनी व्यापक भूमिका निभाई कि बाद में 1985 में राजीव गांधी सरकार को इनके साथ में समझौता करना पड़ा। इसको असम समझौता कहते हैं। और उसके द्वारा साइन हुआ। उसके बाद में आंदोलन शांत हुआ और तब भारत सरकार ने यह मान्य किया था कि जो अवैध अप्रवासी लोग हैं, यानी इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको बाहर करेंगे। केवल इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं, तब तो ये मान्यता दी गई थी कि जो जो जिनकी जिनकी यहाँ का रहवास सिद्ध नहीं होता उन सब लोगों को हम बाहर कर देंगे। स्थानीय लोगों की डिमांड थी कि आप सब जांच कीजिए और जो इस प्रांत के नहीं है उनको बाहर कीजिए। बंगाल के लोगों को भी बाहर करने की उनकी इच्छा है, बिहार के लोगों को भी बाहर करने की उनकी इच्छा है। उसके खिलाफ बार बार वहां आंदोलन होते रहते हैं। ये अवैध इमिग्रेंट्स को बाहर करने के कई प्रयास हुए, लेकिन हर वक्त वो फेल होते गए। वापस कदम लेने पड़े, उसके खिलाफ इतने उग्र आंदोलन होते थे कि वापस लेने पड़े। 2010 में एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट अमल में लाने का कोशिश की गई कामरूप और बारापेटा डिस्ट्रिक्ट में। जैसे ही लोगों की गिनती शुरू हुई, यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ, केवल कुछ तहसील के हिस्सों में यह शुरू हुआ था,
इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सब काम बंद करना पड़ा, पुलिस फायरिंग हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए, और फिर ये काम ठप हुआ, बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर करने के बाद 2015 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद में आसाम में एनआरसी लागू किया गया। उसके लिए 2003 में बीजेपी गवर्नमेंट के समय ही तय हुआ था कि एनआरसी करनी है, लेकिन अभी सही मायने में आवेदन मंगाए गए। 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन किए। 1917 में यह काम शुरू हुआ। नहीं, काम तो 2015 में शुरू हुआ। 31 दिसंबर 1917 में पहली लिस्ट जारी हुई। 2017 में 31 दिसंबर 2017 में पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख लोगों को वैधता प्राप्त हुई। इसका मतलब ऐसा हुआ कि करीबन 1 करोड़ 29 लाख लोग इसमें से छूट गए थे। फिर इन लोगों के आवेदनों की जांच की गई और फाइनल लिस्ट 30 जुलाई 2018 को जाहिर हुई, जिसके द्वारा टोटल 2 करोड़ 90 लाख लोगों को वैध नागरिक कर मान्यता प्राप्त हुई। इसका मतलब 40,07,000 लोग अवैध साबित हुए। फिर इतने बड़े पैमाने पर 40 लाख लोगों के ऊपर में 40 लाख और 7,000 इतने लोग अवैध है, ये ध्यान में आने के बाद में फिर से उसको फाइनल अपडेट किया गया। ये फाइनल अपडेट 31 अगस्त 2019 को जाहिर हुआ। उसके द्वारा एग्जैक्ट संख्या है 3 करोड़ 11 लाख 21,004। इतने लोगों को वैध नागरिकता प्राप्त हुई बोलिए या माने गए बोलिए, और 19,06,657 19 लाख के ऊपर इतने लोग इल्लीगल इमिग्रेंट्स माने गए। ये जो 19 लाख इल्लीगल इमिग्रेंट्स माने गए जो वैध साबित नहीं हुए, उसमें 7 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम्स है, 5 लाख बंगाली हिंदू है, और बाकी के 7 लाख स्थानिक लोग हैं, जिनमें नॉर्थ इंडियंस भी है, बिहारी भी है, बंगाली भी है, और सब हिंदू है। यानी इसका मतलब ऐसा हुआ कि 19 लाख लोगों में से 12 लाख हिंदू है और 7 लाख मुस्लिम है। बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत की बात आ गई, क्योंकि ये 12 लाख हिंदू को अपना वो वोटर मानते हैं। ये वोटर्स को बाहर निकालना पड़ेगा तो कैसा होगा? इसलिए ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया, ऐसा ऊपरी तौर पर दिख रहा है। और ये बिल इसलिए लाया गया, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि जो अवैध नागरिक साबित होते हैं, उनमें से जो हिंदू है या फिर ये 6 धर्मों के लोग हैं, उनको बचा लिया जाएगा, और जो मुस्लिम हो गए उनको देश के बाहर खदेड़ा जाएगा। अब शायद ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई जो लोग ऑलरेडी बाहर के देश से आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनमें से मुस्लिमों को अगर देश के बाहर खदेड़ा गया तो क्या बुरा है? भाई यहां तक ये बात सीमित नहीं है। ये जो सीए के द्वारा ये नागरिकता तय करने के लिए जो लोग बच जाते हैं, क्यों बचते हैं? क्योंकि वो सर्टिफिकेट सादर नहीं कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। आवश्यक जो सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है, डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो दे नहीं पाते हैं, तो वो अवैध नागरिक साबित होते हैं। अगर वे अवैध नागरिक साबित होते हैं तो नेचुरली जो हिंदू रहेंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, पारसी रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, जैन रहेंगे, सिख रहेंगे, वो आज के सीएए 2019 के अनुसार बच जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम होंगे उनको देश के बाहर निकाला जाएगा।
अब ये जो बचेंगे उसमें कई लोग भारतीय हैं। यहां पर यह भी यहां पे जो है 7 लाख लोग भारतीय हैं जो अवैध नागरिक साबित हुए, जो बांग्लादेश से नहीं आए, ना ही पाकिस्तान से आए, ना ही अफगानिस्तान से आए, लेकिन वो अवैध नागरिक साबित हो गए। ये 7 लाख लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं बचाया जाएगा। चाहे आप भारत में पैदा हुए हो, आपके दादाजी परदादाजी भारत में पैदा हुए हो, तो भी अगर आप प्रमाण पत्र ठीक ढंग से सादर नहीं कर पाओगे, प्रमाणित नहीं कर पाओगे, तो आपको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा, किसी भी देश में जाना पड़ेगा। नितिन जी गडकरी कहते हैं अरबस्तान में जाना पड़ेगा, लेकिन आप भारत के होने के बावजूद भारत में नहीं रह पाएंगे। ये डर सबके मन में बिठा हुआ है, ये इसके पीछे का खास कारण है। क्योंकि इसमें कई उदाहरण ऐसे मिले। एक सैनिक जिसको कई प्रकार के पद मिले हैं, शौर्य पदक मिले हैं, 30 साल तक मिलिट्री में काम करते आया है, वो भी अवैध नागरिक साबित हुआ। उसको नागरिकता नहीं प्रमाणित कर पाया। फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके वंशज भी अवैध साबित हुए, वो भी अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध नहीं कर पाए। इतना ही नहीं तो अभी का सिटिंग एमएलए एआईयूडीएफ पार्टी का है, वहां के शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट्स में से चुनकर आया है, गोलपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो एमएलए भी अवैध साबित हुआ है। अगर एमएलए अवैध साबित होता है, क्योंकि 1971 के पहले के प्रमाण पत्र देने हैं, सबके दादा परदादा या फिर पिताजी, उनके प्रमाण पत्र अगर मिल भी गए तो उनका अपने साथ रिलेशन सिद्ध करने के प्रमाण पत्र देने, ये सब इतने प्रमाण पत्रों के चक्कर में लोग सिद्ध नहीं कर पाए, उनमें कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मित्रों, ये डर सबके मन में है। अभी ये जो नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू हुआ या कानून लागू हुआ, एक्ट लागू हुआ, उसमें से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इनको एक्सक्लूड किया गया। जहां परमिट के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड को भी उसमें से एक्सक्लूड किया गया। फिर अकेला 7 सिस्टर्स में से मणिपुर बचा था, उसमें भी इसको शामिल किया। इसलिए ये नया CAA 90 आपके अभी का जो है 2019 का, वो इन 7 राज्यों में लागू नहीं होगा, ऐसा जाहिर किया। उसके पीछे का भी कारण यही था। ये कारण था क्योंकि यहां पर जो अवैध नागरिकता साबित हुई, उनमें कई लोग इन प्रांतों के हैं। हालांकि आसामीज लोगों की डिमांड अलग ही है। उनकी डिमांड केवल इतनी नहीं है कि जो लोग अवैध साबित हो उनको बाहर करो, उनकी तो डिमांड यह है कि जो भी बाहर प्रांतों के लोग हैं उनको भी बाहर करो। इसलिए उनको ये कानून मान्य नहीं कि मुस्लिम छोड़कर बाकी सब लोगों को आप नागरिकता दोगे और हमारे सिर पर बिठा दोगे, ये उनको मान्य नहीं है। इसलिए भी उनका आंदोलन शुरू है। अभी ये सब प्रमाण पत्र जुटाने के लिए आसाम में क्या हुआ, उसकी कई कहानियां आपको इंटरनेट पर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। 4 सालों तक करोड़ों नागरिक एक ही काम करते रहे कि प्रमाण पत्र जुटाने लग गए। 1971 के पहले के प्रमाण पत्र उनको प्राप्त करने थे कि पहले से 1971 के पहले से भारत में रह रहे, ऐसे दादा परदादा जो भी हो गए वो भारत के रहवासी है। ये हर व्यक्ति को सिद्ध करना है। कल्पना कर कर देखो कि हम में से हर एक को ये बात कल जाकर सिद्ध करनी पड़ी तो क्या क्या होगा। फिर लोगों के पास बर्थ डेट्स नहीं है, दादा का परदादा का अभी करना है, 2015 के बाद, 71 की बात, उसके पहले की। दादा परदादा का प्रमाण पत्र प्राप्त करो, बर्थ डेट प्राप्त करो, उनका रहवास प्राप्त करो, उसके प्रमाण पत्र प्राप्त करो। ये सब प्राप्त करने के बाद उनके साथ अपने रिलेशन सिद्ध करने के प्रमाण पत्र प्राप्त करो। ये सब इसमें इतने सरकारी दफ्तर के चक्कर लोगों को लगाने पड़े। जीवन मरण का सवाल है, भारत में रहने देंगे नहीं रहने देंगे सवाल है। लोगों की नौकरियां छूट गई, काम छूट गया। कई लोग
भूखमरी के कारण इस कारण मरे क्योंकि वो काम नहीं कर पाते थे, रात दिन दौड़ धूप करते थे। हमें अचरज लगेगा कैसे कैसे लोग मरेंगे। क्यों भाई, हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब लाइन में लोग लगे थे, तब भी मरे थे ना। तो इस ढंग से इन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर तकलीफें उठानी पड़ी। पूरा का पूरा सरकारी तंत्र 4-5-6 सालों तक इसी काम में लगा रहा, दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहा था। ये सब काफी लोगों को सहन करना पड़ा और फिर बाद में जो लोग अवैध साबित हुए उनको डिटेंशन सेंटर्स में भेजा गया। मोदी जी कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर कहाँ है, कहीं नहीं है। आसाम में पहले से 6 डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, 10 अभी बन रहे हैं। खुद 16 जून 2019 को गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी ने बताया संसद में कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसके खुद उन्होंने जवाब में उत्तर दिया है। इसलिए आम जनता को बहुत बड़ा डर लगता है। किस बात का डर लगता है? उनको इस बात का डर लगता है कि कल जाकर अगर हमारी नागरिकता हम सिद्ध नहीं कर पाए तो हमको ये देश छोड़कर बाहर भागना पड़ेगा। इसका उनके मन में बहुत बड़ा डर है। इसलिए ये एनसीआर के बारे में लोगों के मन में जो आसाम का उदाहरण सामने है उस कारण बड़े पैमाने पर डर बैठा हुआ है। अब सरकार ने कई बार बोला है, मोदी जी ने नहीं बोला ऐसा मोदी जी का कहना है कि कहाँ सिटीजनशिप के बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई, एनसीआर के बारे में तो कई शब्द मैंने उच्चारा नहीं है, कई उसके बारे में चर्चा नहीं की है। लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में भी कहा है और सदन के बाहर भी कहा है कि सिटीजनशिप लागू होगी, हर राज्य को लागू होगी, केवल बंगाल को लागू नहीं होगी, एनसीआर सबको लागू होगा। और ये एनसीआर के लिए आपके कोई भी प्रमाण पत्र काम के नहीं है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। उनकी आवाज आप यूट्यूब पर कहीं सुन सकते हैं, कई जगह आपको ये प्रमाण मिल जाएंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि आपका पासपोर्ट, आपका जो भी आज के डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड या फिर इनकम टैक्स का कोई प्रमाण, ये कोई भी उसके लिए प्रमाण नहीं माना जाएगा। आधार तो बिल्कुल ही नहीं, ये उनके शब्द है। आप खुद गृह राज्य मंत्री अगर कहते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री कहते हैं, जो देश चलाते हैं ऐसा माना जाता है, तो लोगों के मन में डर बैठना तो स्वाभाविक है। अब मित्रों, एनपीआर शुरू होने जा रहा है अप्रैल 2020 से। उसके लिए सभी राज्यों में ये काम शुरू होगा। एनपीआर को कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये आ रहा है। हालांकि ये केवल जनसंख्या का रजिस्ट्रेशन है। इसमें सवाल पूछे जाएंगे, आपको प्रमाण पत्र देने हैं तो आप दे सकते हो, और उसके आधार पर ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार होगा। इसमें हर 10 साल के बाद में हम जनसंख्या सेंसस जिसको कहते होती है, उसी ढंग से ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी साथ में होता है। नया शुरू हुआ है, वैसे पहले भी 10 साल पहले हो चुका है, अभी होने वाला है, लेकिन इसमें 15 पहले चीजें थी, अभी इसमें और 7 चीजें ऐड की गई है। और उसमें प्रमुख चीज है माँ बाप की जन्म तिथि, माँ बाप का बर्थ प्लेस, ये भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। उनका रहवास भी, उसका भी प्रमाण मांगा जाएगा। आपका भी देना है, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये भी अब जानकारी सब ली जाएगी। ऐसी 7 नई जानकारियां लेने का प्रावधान इसके साथ में जोड़ दिया गया है। अब इसमें यह कहा जाता है कि आप प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है तो दीजिए, नहीं दे सकते तो मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम केवल जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, सेंसस में जैसी जानकारी इकट्ठा करते वैसे। लेकिन इसमें खुद ये जो एनपीआर है उसके बारे में बार बार कहा गया है कि ये एनसीआर, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन का ये पहला कदम है, ऐसा बार बार कहा गया। क्योंकि एक बार अगर एनपीआर हुआ, उसमें आपने जानकारी दी और ये जानकारी उस ऑफिसर को संदेहजनक लगी तो वो डाउटफुल केस में डाल देगा, और डाउटफुल केस में डालने के बाद में आपको सब प्रमाण पत्र
दाखिल करने पड़ेंगे, और आप अगर दे नहीं पाएंगे तो आप अवैध साबित होगे, और आप अवैध साबित होगे तो फिर आपको देश के बाहर निकाला किया जाएगा। अगर आप हिंदू है, मुस्लिम है, बाकी है, कुछ है, अमुक है, तमुक है और मुस्लिम नहीं है, तो शायद आपको ये सी यानी सीएए के द्वारा आपकी सुरक्षा हो सकेगी, लेकिन बाकी लोगों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो मित्रों, इसलिए ये बड़े पैमाने पर लोगों के मन में डर है। अभी सवाल ऐसा है कि ये सब चीजें सामने आने के बाद लोग सवाल पूछते हैं कि भाई हम इन भूमि में पैदा हुए, हम वोटिंग करते हैं, हम ही सरकार चुन देते हैं, और जो सरकार चुनकर आई उनको हमको सिद्ध करना पड़ता है कि भाई हम हैं नागरिक इस देश के। ये हमको सिद्ध करना पड़ता है। वी द पीपल, हमने ये राज्य घटना निर्माण की, हमने ये देश निर्माण किया, और हम ही को हम नागरिक है इस देश के, ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। हमारे बाप दादाओं का प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा, उनका जन्मस्थल का प्रमाण पत्र लेना आना पड़ेगा, उनकी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मुझे खुद मेरे पिताजी कहाँ जन्मे है और मेरे पिताजी की जन्म तारीख क्या है मुझे मालूम नहीं। माँ की मालूम है क्योंकि उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह में हैंडल करते रहता है, इसलिए मुझे मालूम है। अब मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर नहीं जानता है, तो जो अनपढ़ है, जिनका खुद का घर नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, गांव गांव घूमते हैं, काम के लिए घूमते हैं, ऐसे लोग कहां से प्रमाण पत्र जुटाएंगे अपने बाप दादाओं का भी? ये सब सवाल लोगों के मन में है। इसलिए लोगों को डर लगता है कि हम अगर अपने नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमें देश के बाहर खदेड़ा जाएगा। और ये कौन होते हैं हमको देश के बाहर खदेड़ने वाले? अरे हमने ये देश निर्माण किया है, हमने ये राज्य घटना निर्माण की है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की है, हम चुन के देते हैं, इसलिए सरकार में बैठते हैं। और ये लोग हमको पूछेंगे कि तू कौन है, तू नागरिक है कि नहीं इस देश का? ये सबको बहुत अपमानजनक भी लग रहा है और बहुत गंभीर भी लग रहा है। इसलिए 40% जनता का ये सवाल है, ऐसा प्रकाश आंबेडकर जी से लेकर सब लोग कहते हैं। इसके पीछे का ये कारण है, इतनी हमारे यहां जनजातियां हैं, घुमक्कड़ लोग हैं, गांव गांव काम के लिए घूमते रहते हैं। कई लोगों के अपने खुद के घर नहीं होते हैं, खुद का गांव नहीं होता है तो गांव छोड़ के कब निकल गए होते हैं। अब गांव में कुछ बचा नहीं है, कहां से अपने पिताजी का प्रमाण पत्र लाएंगे, अपने माता पिता का प्रमाण पत्र लाएंगे? ये डर सबके मन में है, जिनको समझता है उनके मन में है। आपने सुरक्षा दे दी 6 धर्मों के लोगों को कि ठीक है भाई, आप अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो कम से कम ये सीएए 2019 के अनुसार आपको हम नागरिकता दे देंगे। आपको इतना ही कहना है कि मैं अफगानिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, नहीं तो पाकिस्तान से आया। इतना आप कह दोगे तो बस हो गया, आपको मिल जाएगी नागरिकता। अरे क्यों भाई, मैं इस भारत में जन्मा हूं ना, यहीं पैदा हुआ हूं ना, मेरे बाप दादा यहाँ के हैं, मैंने इस देश के निर्माण किया है, मैंने ये सरकार चुनी है। मैं क्यों ऐसा प्रमाण पत्र, ऐसा आपको आवेदन करूंगा कि मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे आप दे दो नागरिकता? ये अपमानजनक नहीं है? इसलिए ये एनपीआर के बारे में भी लोगों के मन में डर है। ये एनपीआर जाकर कल का एनसीआर बन जाएगा। तो मित्रों, ये सब प्रॉब्लम्स है, और इसमें मुस्लिम तो पूरी तरह से छूट जाएंगे, ये सबसे बड़ा डर है। मुस्लिमों के मन में ये डर होना एक बात है, क्योंकि अगर हम गलती से प्रमाण पत्र नहीं दाखिल कर पाए, वो मान्य नहीं हुए, तो हमें इलीगल इमिग्रेंट्स करार दिया जाएगा। इलीगल इमिग्रेंट्स अगर हमको करार दिया जाएगा तो हमको देश के बाहर भेजा जाएगा। केवल 1% मुस्लिम उत्तर प्रदेश से पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान में, यानी तब का पूर्व पश्चिम जो भी पाकिस्तान होगा उसमें चले गए थे। सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर यानी तब जो लोग छोड़कर गए उसमें उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सबसे ज्यादा थे। उनमें केवल 1% लोग बाहर गए थे।
पाकिस्तान में या फिर पूर्व पश्चिम पाकिस्तान में गए। बाकी देश से तो 1% भी लोग नहीं गए। जो मुस्लिम लोग भारत में जो प्रदेश रहा, उस प्रदेश में पैदा हुए थे, वही रहे थे, वो यहीं के यहीं रहे मैक्सिमम लोग। वो ये समझ कर रहे कि ये देश हमारा है, ये सेक्युलर देश है। गांधी ने उनको आश्वस्त किया था, नेहरू ने उनको आश्वस्त किया था, इस देश ने उनको आश्वस्त किया था, बाबा साहब की राज्य घटना ने उनको आश्वस्त किया है। उन्हीं लोगों के मन में डर है कि हमको इस देश के बाहर खदेड़ा जाएगा। इसके पीछे आसाम में जो हुआ और अभी ये जो CAA 2019 आया, ये दोनों को साथ में देखा जाए तो ये डर स्वाभाविक है। ये डर क्यों लगा? सरकार ये डर दूर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी और उनका शासन ये मुस्लिमों के खिलाफ है। ऐसा वातावरण पूरे देश में बीजेपी ने ही खड़ा किया है। बाबरी मस्जिद का उदाहरण है। बाबरी मस्जिद ढाई गई और फिर एक दंगों का चलन पूरे देश में शुरू हुआ। टेररिस्ट एक्टिविटीज देश में शुरू हुई। उसके पहले बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज देश में नहीं थी। फिर गुजरात दंगे, फिर बार बार बीजेपी के नेता लोग, प्रज्ञा सिंह जैसे, बाकी भी बहुत नाम लेने लोग है, एक जमाने में योगी भी बार बार सलाह देते पाकिस्तान जाओ। अरे भाई, आप कौन होते हो पाकिस्तान जाओ कहने वाले? क्यों कहते हो पाकिस्तान में जाओ? ये देश में जो लोग जन्मे हैं यही रहते हैं। पाकिस्तान जो गए नहीं है उनका ये देश है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, वी द पीपल ने ये देश निर्माण किया है। वी द पीपल में कोई धर्म का नाम नहीं है। कैसे आप कहते हो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ? किसने आपको ये अधिकार दिया पाकिस्तान जाओ? ये कौन सी सभ्यता है? ये भारत की तो सभ्यता नहीं है। अगर ये भारत की सभ्यता है तो विवेकानंद का नाम कभी अपने मुंह से लेने का आपको अधिकार नहीं। विवेकानंद पाकिस्तान जाओ ऐसा आपको कहना चाहिए, उनको भी पाकिस्तान आप भेज देते। ये हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रिपल तलाक का कानून हुआ, अच्छा कानून है, मुस्लिम स्त्रियों को सुरक्षा देने वाला कानून है, लेकिन उसमें आपने प्रावधान क्या किया कि जिसने ट्रिपल तलाक दिया उसको जेल में ठूस देंगे। क्यों भाई? अगर कोई हिंदू अपनी पत्नी को बाहर घर के कर देता है, कोई उसकी प्रताड़ना नहीं करता है, तो उसको जेल में जाना पड़ता है। कोई अगर मुस्लिम क्रिश्चियन अपने पत्नी को घर के बाहर कर देता है या फिर उससे संबंध तोड़ लेता है, तो क्या आप उसको जेल में भेजते हो? सेम कानून क्यों नहीं है? ट्रिपल तलाक देना ये कानूनन अपराध है। अगर कोई ऐसा तलाक देगा तो उसको तलाक माना नहीं जाएगा। ये कानून हो सकता है, जेल में ठूसने वाला कानून कैसा क्या हो सकता है? तो यहां पर भी हमारे बारे में बहुत भेदभाव किया गया, ऐसा आम मुस्लिम जनता को लगता है। जो भी कानून की जानकारी रखने वाले नागरिक है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नागरिक है, उनको भी लगता है कि भेदभाव वाला कानून किया गया है। ट्रिपल तलाक का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ये जेल वाला प्रावधान क्यों? उसमें ट्रिपल तलाक अवैध है, मान्य नहीं होगा, उसको तलाक माना नहीं जाएगा। यहां तक एक सामान्य सबको जैसा लागू होगा उस ढंग का कानून किया जा सकता था, नहीं। फिर हमने 370 रद्द किया कश्मीर में। वैसे देखा जाए 370 की कोई अहमियत बची नहीं थी। धीरे धीरे सभी भारत सरकार ने अधिकार छीन लिए थे कश्मीर के, जो पहले दिए थे। किया करने के बाद में 1 लाख के ऊपर मिलिट्री वहां डाल दी, एडिशनल मिलिट्री, पहले से तो थी। और इतनी मिलिट्री डालकर वहां के लोग, सामान्य जनजीवन 4 महीने हो गए, अभी तक नॉर्मल नहीं आया। अगस्त 2019 में यह कानून आया, यानी 370 रद्द करने का। तब से आज तक कोई भी सामान्य जनजीवन वहां का शुरू नहीं हुआ। फिर भारत में बार गोकशी के द्वारा या फिर गोकशी के कारण
मुस्लिमों की प्रताड़ना होती है, उनके मर्डर्स होते हैं, दलितों की होती है, उनके बारे में भी उसके कई परिणाम सामने आए हैं। इसलिए भी मुस्लिमों में असुरक्षा है, सरकार पर अविश्वास है, और इसलिए ये कानून के बहाने ये सभी असंतोष जो मन में था वो लेकर ये लोग यानी मुस्लिम लोग भी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। बाकी लोग भी इस आंदोलन में शरीक हुए हैं क्योंकि उनका इस गवर्नमेंट के बारे में जो असंतोष था उस कारण वो शरीक हुए। जैसे डिमोनेटाइजेशन था, हमने नोटाबंदी की, कोई तैयारी न करते हुए लाखों लोगों को लाइनों में लगा दिया, अपने ही पैसों के लिए तरसने के लिए मजबूर किया और बहाना बनाया था कि इस कारण सभी ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी तरह से आर्थिक मंदी आई, धंधे डूबने लग गए, बेरोजगारी बढ़ी, रोजगार घटा। एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बातें होती है, लेकिन हर जगह भेदभाव की राजनीति होती है, और वो गवर्नमेंट के स्तर पर भी अभी आ गई, कानून के स्तर पर आ गई। इसलिए ये चुन के आई जो सरकार है उसके बारे में भी लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। ये सरकार सही में वोट के जरिए चुन कर आई है, ये ईवीएम की करामत के जरिए चुन कर आई है, इसके बारे में भी लोगों के मन में बहुत डाउट्स है। ये सब कारणों का कारण जो असंतोष भारतीय जनता में था, लोगों के हाथ में पूरी तरह से चुनकर आना, चुनकर देना नहीं होता है। कितने प्रतिशत लोगों ने मोदी जी को 302 एमपीज दिए? 40% के नीचे के लोगों ने, यानी आज भी 60% लोग उनके खिलाफ हैं। इतना होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर लोगों के मन में जो असंतोष है, अविश्वास है, जिनका मोहभंग हुआ है, तरुणों का मोहभंग हुआ है, बेरोजगारों में असंतोष है, किसानों में असंतोष है, मुस्लिमों में है, दलितों में है, जो सेक्युलर्स है, प्रोग्रेसिव है, उनको मन में बहुत असंतोष है। ये सभी असंतोष इस बहाने बाहर आ रहा है। पहले से हमारे मन में इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और आंदोलन चल रहे थे, तब से इस देश के लोगों के मन में ये संदेह रहा है, भाई ये देश कौन चलाएगा? फुले जैसे, अगरकर जैसे जो समाज सेवी लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, वे कहते थे अंग्रेजों का राज है तब तक ही ये सब सुधार हो सकता है, पहले ये सोशल समस्याएं खत्म हो जाए, उसमें सुधार हो जाए, बाद में देखेंगे स्वतंत्रता वगैरह वगैरह। क्योंकि उनको डर था कि अगर कहीं यहां अंग्रेज चले गए और यहां भारतीयों का राज आया तो यहां फिर से चातुर्वर्ण्य का राज आएगा, ब्राह्मणों का राज आएगा। अगरकर तो खुद ब्राह्मण थे, उनके मन में भी ये डर था, कई लोगों के मन में ये डर था। गांधी जी के मन में डर था कि अगर हिंसा के जरिए इस देश को स्वतंत्रता मिली, जैसे सुभाष चंद्र बोस चाहते थे जापानीज की मदद लेकर इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त करे, तो गांधी जी ने कह दिया था कि फिर इस देश पर राज कौन करेगा? बंदूकें राज करेगी कि लोग राज करेंगे? सैनिक राज करेंगे कि कौन राज करेंगे? इस देश में स्वतंत्रता तिलक गांधी के अहिंसक मार्ग से, उनके आंदोलनों के कारण प्राप्त हुए। ये आंदोलनों के दरमियान पूरा भारतीय समाज इकट्ठा आया, वीर बना। मैं वीर बना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केवल 1 लाख अंग्रेजों ने 150 साल के ऊपर इस देश पर राज किया है। 30 करोड़ से 40 करोड़ जनता के ऊपर केवल 1 लाख अंग्रेजों ने राज किया, क्योंकि कभी भी 1 लाख से ज्यादा अंग्रेजों की संख्या भारत में थी नहीं। वीर बनाया, लड़े, जिन्होंने पूरे दुनिया में अपना राज कायम किया है। सूरज डूबता ने इतने विस्तीर्ण प्रदेश पर अपना राज कायम किया है, उन ब्रिटिशों के साथ में, उनके तोपों के आगे, उनके बंदूकों के आगे छाती खड़ी कर कर शांति से लोग लाखों की तादाद में खड़े हुए और इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस कारण इस देश में लोकतांत्रिक नींव रखी गई। लोकतंत्र की नींव उसके कारण सही माने में बनी, इसलिए आज इस ढंग का लोकतंत्र हमें प्राप्त हुआ। आरएसएस, पहले आरएसएस और जनसंघ जो पार्टी थी, तब से जानता हूं, मैं नागपुर का हूं, तरुण भारत में काम किया है आरएसएस के पेपर में।
जेल में मेरे साथ सबसे ज्यादा आरएसएस के ही लोग थे, जब इमरजेंसी में जेल में गया था तो इसलिए मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। जयप्रकाश नारायण और अन्ना हजारे, इन दोनों गांधीवादियों के कारण डेफिनेटली बीजेपी की इमेज बदली। जनसंघ की इमेज, जो शेट्टी बड्डी वाली पार्टी थी, उससे एक व्यापक पार्टी का स्वरूप उसे प्राप्त हुआ। अलग अलग जातियां इनके साथ जुड़ती गई, ये पार्टी व्यापक बनी। लेकिन उसी दरमियान बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद का जो पोलराइजेशन का उनका पहले से दिमाग था, वो बहुत वोट बैंक में भी फायदेमंद होता है, ये सिद्ध होता गया। मुस्लिम द्वेष ये भी आधार बना, ये लोकतंत्र में भी सिद्ध होता है, उपयोगी होता है, ये उनके ध्यान में आया। और इस कारण वो अपना पॉलिटिक्स, एक तरफ सबको साथ में लेने की बात करना और दूसरी तरफ मुस्लिम द्वेष का आधार बनाते जाना, ये पॉलिटिक्स चलता रहा। इसलिए भी मुस्लिमों के ही मन में नहीं, बाकी भी जनजातियों के मन में संदेह है, अविश्वास है। और अभी तक गवर्नमेंट के स्तर पर यह अविश्वास नहीं आया था। सीए 2019 के जरिए उसमें जो भेदभाव किया गया है, उसके जरिए ये पुख्ता लोगों को मन को लगने लग गया कि सही सही माने में ये भेदभाव करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के स्तर पर भी ये भेदभाव कर रहे हैं। ये आज की स्थिति है और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर ये जनसैलाब रास्तों पर आ रहा है। शांतिपूर्ण आंदोलन का टोटल स्ट्रक्चर है। बीच बीच में छिटपुट हिंसाएं होती है क्योंकि कोई नेता नहीं, नेतृत्व नहीं है, इसलिए शायद कुछ गलतियां भी होती है। और कुछ लोग असामाजिक तत्व इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, वो देखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। जैसे महाराष्ट्र में पुलिस अच्छी काम कर रही है, खुद जैसे सीधे अभी प्रकाश जी आंबेडकर जी ने मोर्चा निकालने का तय किया था, ये कानून का भी विरोध करने वाले मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने उनसे खुद बातचीत की, शांतिपूर्ण आंदोलन हो आग्रह किया। एकदम वातावरण बदल जाता है कि खुद मुख्यमंत्री ध्यान डाल रहे हैं, पुलिस ध्यान डाल रही है। पुलिस इस ऐसे असामाजिक तत्वों पर फिर ध्यान रखती है, उनको पता होता है कि कौन क्या गड़बड़ी कर सकते हैं। जब पुलिस की सहानुभूति होती है तो आंदोलन शांतिपूर्ण होते हैं। वैसे देखा जाए तो यह सिद्ध किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने ही महाराष्ट्र के। इतने बड़े पैमाने पर मराठा आंदोलन के मोर्चे निकले, लेकिन एक भी हिंसा नहीं हुई, कहीं भी छोटी सी हिंसा नहीं हुई। लाखों के मोर्चे निकले, करोड़ों में तब्दील हुए, टोटल संख्या देखी जाए तो। इतने मोर्चे निकलने के बाद में, 40 एक मोर्चे निकलने के बाद में भी एक भी जगह हिंसा नहीं हुई। इसमें जैसे नेताओं की विशेषता थी, उसी के साथ में पुलिस का सहयोग भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो बीजेपी के ही देवेंद्र फडणवीस ने इतने सुंदर ढंग से इस आंदोलन को हैंडल किया है। कम से कम मोदी जी और शाह जी खास कर ये सीखे कि पूरे देश के आंदोलन किस ढंग से हैंडल किए जा सकते हैं। वैसी सूचनाएं हर स्टेट के मुख्यमंत्री को दी जा सकती है। और इस आंदोलन का जो एक असंतोष इसके द्वारा बाहर आ रहा है, इसको ठीक ढंग से इस सरकार को हैंडल करना पड़ेगा, उस बात को समझ लेना पड़ेगा, उसके आधार पर अपने आप में बदलाव करना होगा। नहीं किया तो क्या होगा? सही देखा जाए तो मित्रों, ये नए बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर इस आंदोलन को इंदिरा गांधी ने जो गलतियां की थी उस ढंग की गलतियां न करते, मोदी सरकार अभी भी ठीक ढंग से हैंडल करे, तो इसमें से कुछ अच्छा बाहर आएगा। शायद उस कारण मोदी सरकार की कुछ नीतियां बदलनी पड़ेगी। अपने गर्व को, अहम को थोड़ा बाजू में रखकर लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो जिस ढंग से उत्तर प्रदेश हैंडल किया, दिल्ली हैंडल किया, आसाम हैंडल किया, जिस तरह से कर्नाटक हैंडल किया, उस ढंग से अगर जैसे उत्तर प्रदेश हैंडल किया वैसे सारे देश को हैंडल करना चाहेंगे मोदी जी, तो फिर तो इस देश को जलने से बचाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। ये स्थिति निर्माण हो सकती है। इसलिए अभी जो आगे का समय है वो बहुत आशावादी भी समय हो सकता है और बहुत चिंता निर्माण करने वाला भी समय हो सकता है। ये ज्वालामुखी है, काफी चीजों का असंतोष इकट्ठा हुआ है।
पहले ही अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, उतनी ही बड़ी समस्या यहाँ के किसानों की समस्या है। ये सब समस्याएं भी इन असंतोष के साथ में धीरे धीरे जुड़ते जाएगी। अगर ये सब साथ में समस्याओं का असंतोष जुड़ गया और इसको सरकार ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाई, तो इसमें से ज्वालामुखी फटेगा और इस देश को तहस नहस करने की क्षमता ऐसे ज्वालामुखी में होती है। और इसको अगर ठीक ढंग से चैनलाइज कर पाए, इसमें दोनों के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि इस आंदोलन को नेतृत्व नहीं है, एक समंजस नेतृत्व नहीं है। जैसा अन्ना हजारे का था और उसके भी पहले बहुत प्रगल्भ नेतृत्व जयप्रकाश नारायण का था, वैसा नेतृत्व नहीं है, इसलिए डर बड़ा है। ये अगर नेतृत्व होता तो शायद इस आंदोलन को बहुत अच्छे ढंग से चैनलाइज किया जा सकता था, लेकिन ये उत्स्फूर्त आंदोलन है, अपने आप बना हुआ आंदोलन है, स्वयं स्फूर्त आंदोलन होने के कारण उसको कोई नेता अभी नहीं है। तो इसलिए इसको अगर सरकार ने ठीक ढंग से समझ लिया, उनके भावनाओं को आदर करना सीखा, जिससे महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चाओं का आदर करना इस सरकार ने सीखा था उस ढंग से, तो शायद उसमें से कुछ अच्छा बाहर आए। इस देश के नए बदलाव की ये जो शुरुआत है, उसमें से कुछ बहुत अच्छा भारत आगे बनने की कोशिश शुरू हो सकती है। लेकिन इसको अगर दबाने की कोशिश की गई मिलिट्री के आधार पर, पुलिस बल के आधार पर, तो कोई भी ऐसे असंतोष को दबा नहीं पाता, ये बार बार सिद्ध हो चुका है। तो मित्रों, ये नवनिर्माण का आंदोलन होगा या तबाही का आंदोलन होगा, ये काफी चीजों पर डिपेंडेंट है। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनको असंतोष प्रकट करना है, अपने विचार लोगों के सामने रखने हैं, उनको ये अधिकार है। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है, उसका पालन करना हमारा केवल अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हमने बोलना चाहिए, हमको जो लगता है उसके खिलाफ खड़ा होना आवश्यक लगता है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में हम हिंसा नहीं करेंगे, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, शांति से आंदोलन करेंगे, अपने डिमांड्स रखेंगे, लेकिन निर्भय होकर हमारी बात आगे रखेंगे, किसी से न डरते हुए बात आगे रखेंगे। इस ढंग से अगर ये आंदोलन हम करते गए तो सरकार को भी सीखना पड़ेगा या फिर झुकना पड़ेगा और हमारी बात उनको माननी पड़ेगी। ये नवनिर्माण इसमें से हो सकता है। और मैं पहले ही कहता हूं कि तिरंगा, गांधी और अंबेडकर ये प्रतीक बहुत ही उत्कृष्ट प्रतीक है, बेस्ट प्रतीक है, आंदोलन की दिशा तय करने वाले प्रतीक है। पूरी दुनिया इस आंदोलन को इस अचंभे से देख रही है कि ये नया प्रकार का आंदोलन है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम शरीक होने के बावजूद भी तिरंगा आगे है, गांधी आगे है, अंबेडकर आगे है। तो मित्रों, हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हिंसा बिल्कुल ना हो, हम में कोई असामाजिक तत्व ना घुसे, ये भी हमने देखना चाहिए। अब इसमें से नवनिर्माण करते हैं या फिर देश की बदतर हालत होती है, ये काफी बाकी चीजों पर डिपेंड है। लेकिन जितना हमारे हाथ में है उसके जरिए हमने नवनिर्माण की ही कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, हम यहाँ भी रुकते हैं।